Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the physical change and chemical change. काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी टॉपिक भी है. बोले जाए तो साइंस को तो हम इजी मानते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल बातें होती है, समझने वाली बातें होती है, रटने की बातें नहीं होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर नंबर 6. What is physical change? Physical change, no new substance are formed. कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. That is called physical change. मान लिया जाए ये चौक है, ये टूट गया. That is called physical change. अब मैं इस चौक को जला दूंगा तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई. जब हमने इसको तोड़ भी दिया तब भी इसकी पहचान वही रही, लेकिन जला देने के बाद उसकी पहचान खत्म हो गई. So the changes where no new substance are formed. The changes where no new substance are formed. No new substance are formed. Okay, that is called फिजिकल चेंज. ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस जो है आपका क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ओके, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा. मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ है आपका, ये पिघल जाएगा. ठीक है, पिघल जाएगा तो क्या जाएगा? पानी हो जाएगा. बिल्कुल आइडेंटिटी चेंज हो गई है ना. तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल चेंज हो गया. ठीक है. केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? केमिकल चेंज में पूरी तरह से पहचान खत्म. ठीक है, ये आपका पानी से फिर बर्फ बन जाएगा. ठीक है, मे बी रिवर्सिबल. दिस चेंजेस मीन्स फिजिकल चेंज को मैं लिख रहा हूं. दिस चेंजेस मे बी रिवर्सिबल. ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल हो सकता है. रिवर्सिबल मीन्स हम उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, वो उसी फॉर्म में क्या हो गया? चेंज हो जा रहा है. डेट इज रिवर्सिबल चेंज. ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज. ओके, अब हम लिखेंगे डफ. आटा जो होता है, आटा का आपने देखा होगा कि जब हम गोला बनाते हैं, आटे का गोला बना के मारते हैं क्या? नहीं. जो गोला बनाया हमने, आटा को बिल्कुल गीला कर दिया, सान दिया जिसको बोलते हैं हम लोग. सानने के बाद हम उसको गोला बना देते हैं. उसके क्या फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. दैट इज फिजिकल चेंज. ठीक है. फिजिकल चेंज बिल्कुल नहीं. एक बच्चा बोल रहा है हाँ सर फिजिकल चेंज. वेरी गुड. फिजिकल चेंज होगा अगर उस आटे का अगर हम रोटी बना दें, देन वो क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा. है ना. देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना फिजिकल और केमिकल चेंज में. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, समझने की. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. ठीक है, पानी में आप चीनी को घोल दो. ठीक है, ये आपका हो गया बीकर. इसमें आपने चीनी को डाल दिया. चीनी को जब डाला, जब आपने घोलना चालू किया, क्या होगा? फिजिकल चेंज है. कैसे? देखिए, चीनी को आप अलग कर सकते हो, बिल्कुल अलग कर सकते हो. जब आप इसको इवोपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? अलग होगा अलग. ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल और एक केमिकल चेंज. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से भी हम इसको अलग कर सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में हम सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. उतना डीप में नहीं जाना है. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज. डिजॉल्विंग साल्ट इन अ वाटर इज फिजिकल चेंज. ठीक है, तो ये हमारे क्या है? फिजिकल चेंज. बट when we discuss about the chemical change, there is a totally difference between the physical and chemical change. First example हमने देखा melting of ice, दूसरा देखा dissolving sugar in water. Okay, उसके बाद देखेंगे melting of wax. melting of wax. मान लो क्या ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है. जलते जलते क्या हुआ कि इसके किनारे से वैक्स निकला. इसके किनारे से क्या होता है? जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो साइड से क्या होता है? उसके मोम निकलते हैं. ठीक है, उस मोम के यूज के द्वारा आप दूसरा कैंडल भी बना सकते हो.
ठीक है, याद रखना मेल्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोम के गलने की बात कर रहे हैं हम लोग, मोमबत्ती के गलने की बात कर रहे हैं, जलने की बात नहीं कर रहे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसके साइड से जो मोम निकलेगा उसके यूज के द्वारा हम फिर से क्या कर सकते हैं, कैंडल को बना सकते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। ओके, बट when we talk about the burning of candle, जब हम burning of candle की बात करेंगे then it is called a chemical change, because जब वो burn होगा, जब वो जलेगा, it produce heat प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ क्या होगा, एस रिलीज होगा, मतलब जो राख बच जाते राख वो रिलीज होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जहां भी बर्निंग लग जाए, जहां भी बर्निंग लग जाए, जहां भी बर्निंग लग जाए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। Now we talk about the chemical change. Okay, chemical change means there is a formation of new substance. डायरेक्टली सोचना है कि एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज formation of new substance, it is also called a chemical reaction, or it is totally different from the state of original state. कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्टेट से बिल्कुल अलग होगा। ओके, तो लिखेंगे chemical change may be defined as, और डायरेक्टली लिखो, there is a formation of new substance, there is a formation of न्यू सबस्टांस, फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ लिखिए वन पॉइंट, दूसरा लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, जितना हम इसको ब्रेक कर करके देखेंगे उतना आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, जिसको हम उसी के फॉर्म में ला सकते हैं, मीन्स विच मे बी कन्वर्ट इनटू अ ओरिजिनल स्टेट, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। ओके, REVERSIBLE, दैट इज रिवर्सिबल, एंड दैट इज इरिवर्सिबल विच आर अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल, जो कि रिवर्सिबल का अपोजिट है, जिसको हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ पेपर, जहाँ भी बर्निंग हो जाता है, जहाँ भी कुछ चीज़ें जलती है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, तो बर्निंग वाले जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो किसके एग्जाम्पल्स होंगे, केमिकल चेंज। समझ में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, अगर एग्जाम में लिखा हो बर्निंग ऑफ कुछ भी, तो आप वहाँ पे सीधा क्या टिक कर दोगे, केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि वो जल रहा है तो क्या होगा, नया सबस्टांस बनेगा। ओके, जहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रही होगी, फॉर्मेशन में भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कंफ्यूज हो सकता है मामला, लेकिन केमिकल चेंज होगा 80% है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका क्या है वो हम देखेंगे। फोटो मीन्स क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, मीन्स समथिंग इज कंबाइनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट जो अपना फूड जो बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो चैप्टर 1 में भी है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। कैसे, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त किया जा रहा है बाय द प्लांट्स, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन मेरे ख्याल से लिखाने की जरूरत नहीं है, बट लिख लीजिए, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, ओन फूड लिख लीजिए, है ना,
वो भी चलेगा। प्रिपेयर द ओन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ in the presence of sunlight, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 लिखते हैं, है ना, इसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब समय, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ये एग्जाम्स में आता है। वेरी गुड। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आपने खाया, खाना पच गया, फिर वो दोबारा उस फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नाउ वी डिस्कस द अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी डिस्कस द बर्निंग ऑफ वुड। ओके, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल रहा है, यहाँ पे लकड़ी जल रहा है, तो इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। ओके, और एक तरह से क्या हो रहा है, जो लकड़ी की पहचान है, आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई। मीन्स पहले ही मैंने आपको बताया कि बर्निंग जहाँ पे आ जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल चेंज। बट हमें एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, समझना भी है। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ फूड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या मोम है, ये मोम है और ये जल रहा है, जल नहीं रहा है, ब्लैक बोर्ड में है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये जलने के बाद क्या रिलीज करता है, हीट, लाइट। ओके, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बर्निंग ऑफ कैंडल मीन्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जब हम लोग मेल्टिंग की बात करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मोम प्रोड्यूस करता है। और इस मोम के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ दिस मोम वी प्रिपेयर द अदर कैंडल, हम लोग एक अदर कैंडल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मीन्स कैंडल is one of the example that show physical and chemical change both, but condition is different. First one is melting of candle and second one is burning of candle, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्स में कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, ठीक है। तो ये आपका कैंडल वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एग्जाम्स में आने के 80% चांसेस है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट आपके बुक में दिया है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अगर आपको एक नाम कहीं पे दिखे तो आप समझ जाना है किसका नाम है, बेकिंग सोडा का, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, उसी प्रकार से इसका कॉमन नाम और केमिकल नेम जो होता है वो अलग होता है। ओके, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला लिखेंगे NaHCO3, Na फॉर सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बोनेट। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं, C फॉर कार्बन होता है बट CO है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आप दिमाग में याद रख सकते हैं। ओके, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं मिले तो आपको दोनों को याद रखना है। थोड़ा नाम सुन के लग रहा होगा टफ टाइप का, क्योंकि अभी आपका जो स्टैंडर्ड है वो 7 क्लास में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है नहीं सीखनी है तो बुक में दिया गया है तो उसको सीखना है, जो आगे क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, दैट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है। ओके,
रस्ट लग जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ट्राइपॉड स्टैंड है, इसमें रस्ट लग गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल है। ये जो ब्राउन लेयर का है डेट इज कॉल्ड रस्ट, ओके। ये रस्टिंग ऑफ जो आयरन है, ठीक है, ये आयरन भी है, इसमें रस्ट भी लगा है, तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं। इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ें हमें सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने कॉमन देखा होगा, पेंट लोग करते हैं, लोहे में पेंट किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ओके। तो ये अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है लॉन्ग टाइम तक और मॉइस्चर भी है तो आसानी से रस्ट लग सकता है लोहे में। तो उसको बचाने के लिए पेंटिंग, ग्रीसिंग, वायलिंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। तो अब हम लोग लिखेंगे कि व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन and how it can be prevented. Rusting of iron rusting of iron can easily prevented by painting, oiling, greasing and layer of zinc on iron, ठीक है। that is called गैल्वेनाइजेशन। ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। तो ये पूछा जा सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। 80% चांसेस, 20% चांसेस एग्जामिनर के दिमाग पर निर्भर करता है, ओके। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन इजली प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, वायलिंग, ग्रीसिंग, और भी 2-4 टेक्निक जो आपको पता है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दी अदर टॉपिक। में लिख लेंगे फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ओके। तो ये आप यूजेस कर सकते हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आपके घर में कहीं लोहे में जंग लगा है, देन आप पेंट कर सकते हो उसमें, है ना, ताकि आपका जो घर का जो आयरन है वो खराब ना हो, ठीक है। कुछ बातें को सीखना है तो उसको यूज़ भी करना है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एक आपके जो लेसन्स हैं, जिस चैप्टर्स में आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, ओके। लेमन जूस आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। तो व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, जब उसको मिक्स किया जाता है तो उस समय क्या होता है, CO2 गैस, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो क्या होता है, रिलीज होता है, ओके। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, ए केमिकल चेंज अकर इन दिस रिएक्शन, ठीक है। हीट भी इवॉल्व होगा, CO2 is released, heat is evolved and air is an example of chemical change. लिख सकते हैं this is an example of chemical change. ये आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे कैसे, MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम्स में, लिखा जाएगा कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस CO2 इज रिलीज और CO2 इज फॉर्म्ड, और लिख सकता है न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड एंड हीट इज रिलीज, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 इज फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर B इज केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर C इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल, D इज नन ऑफ दिस। यू हैव टू करेक्ट ओनली 1 ऑप्शन। जब आपको पता होगा कि सही आंसर क्या है तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इस चैप्टर से खास करके 4 या 5 क्वेश्चन आपके MCQ आते हैं,
मिनिमम 3 तो आएगा ही आएगा हमारे तरफ से, है ना, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस, ये आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं MCQ में, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपका इसमें स्टेनलेस स्टील का बर्तन आपके घर में है, वो कैसे बनाया जाता है, किस चीज़ से बनता है, ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन, ओके, आयरन को मिक्स किया जाता है। इट इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन मेटल्स लाइक nickel, chromium and manganese. Ni for nickel, Cr for chromium, Mg for manganese. That is the symbol of nickel, chromium and manganese. इसका मैं पूरा नाम भी लिख दूंगा ताकि आपको confusion ना हो। ओके, NiCkel, nickel, chromium and manganese, ठीक है। इन चीज़ों से मिला के क्या बनता है आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्टेनलेस स्टील, ये कभी भी रस्ट नहीं होता है, इसमें जंक नहीं लगेगा, इट कैन नॉट रस्ट। ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द स्टेनलेस स्टील। जो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि स्टील में भी जंक लगता है या नहीं लगता है, मीन्स रस्ट लगता है या नहीं लगता है। और मैंने बताया आपको रस्ट के लिए क्या ज़रूरी है, वाटर एंड ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है ना, जब आप दुकान में जाते हो किसी चीज़ को खरीदने के लिए, खास करके आयरन के सब्सटेंस को, तो आपने देखा होगा कि कोटेड रहता है, ठीक है, या तो प्लास्टिक के द्वारा कोटेड रहता है या फिर वो तो पेंट वेंट तो रहता ही है क्योंकि वो नया सामान है, बट मोस्टली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कोटेड करके रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। वाटर बोले तो पानी जरूरी नहीं है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, जिस कारण से रस्ट लग जाता है। ओके, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2-4 टर्म से आपको रूबरू करा दूं, कुछ बातें मैं आपको समझा दूं। देखिए, बीटिंग एल्युमिनियम, आपने एल्युमिनियम शीट देखा होगा जो आपके घर के ऊपर के फ्लोर में भी यूज़ किया जाता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। ओके, और कहीं भी आपने अदर देखा है तो वो जो प्रोसेस होता है डेट इज़ कॉल्ड मैलेबिलिटी, जो आपको क्लासेस में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, 8 क्लास में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं, सीड के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, आयरन को बीट करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स आयरन को बीट करके किस में फॉर्म करते हैं, सीड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मैलेबिलिटी। ओके, बाकी हम दूसरा टर्म के बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसका यहीं पे यूज़ है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम, डेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एल्युमिनियम के सीट हैं, ठीक है, पहले मार्केट से कोई एल्युमिनियम खरीद कर लाया, उसको बीट करके एल्युमिनियम के सीट में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर का जो फॉर्मेशन होता है बाय दी लीव्स के जो सड़े गलने के बाद जो मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो जो किचन वेस्ट मटेरियल्स है उसके द्वारा जो मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ आइदर अ केमिकल और ए फिजिकल चेंज। बताइए, फिजिकल और केमिकल चेंज में कौन सा चेंज ये होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने शुरुआत में बताया था, फॉर्मेशन और कन्वर्जन, बर्निंग, ये 3 पॉइंट जब मिले तो 80% चांसेस है, 70% चांसेस है कि केमिकल चेंज होगा। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान रख के 2-3 बार उसको रीड कर लेना है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर जो है डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कोई भी चीज़ सड़ गल के कन्वर्ट हो गया तो वो दोबारा तो उस फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, स्मेल आएंगे, डेट इज अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर केमिकल चेंज। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स 5-6 एग्जाम्पल तो देख ही लिए होंगे, है ना। उसके बाद केमिकल चेंज,
केमिकल चेंज विथ एग्जाम्पल्स, यही आपके इंपॉर्टेंट थे क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, डैट इज इन द केस ऑफ मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। ओके, तो आपके जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं MCQ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और मेल्टिंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं उसको। और सीवेज वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैं क्लासेस बनाऊंगा जिससे मैं बताऊंगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हॉट्स क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैसेज करिए और अच्छे से रहिए और अपने माता और पिता की बात को सुनिए और किसी को डिस्टर्ब ना करिए, दिमाग को शांत रख के पढ़ाई करिए। थैंक यू।